पहले समय में ना एक था राजा, एक थी रानी। पूरा का पूरा पावर था राजा के हाथ में और जनता करती थी गांड गुलामी। मैं मजाक नहीं कर रहा। चाहे बात हो कानून बनाने का तो कौन बनाएगा? राजा। वो कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखेगा राजा। अगर किसी को पनिश करना हो तो वो भी करेगा राजा। कुल मिला के बात ये पूरा का पूरा पावर पहले था राजा के हाथ में। फिर आया बैक टू प्रेजेंट आज का टाइम, जहाँ राजा लौंडियाबाजी के चक्कर पे बर्बाद हो गया है और पूरा पावर अब है गवर्नमेंट के हाथ पे। और गवर्नमेंट के अंदर पे क्या होता है? पावर शेयरिंग होता है और इस चैप्टर का नाम भी है पावर शेयरिंग। हाँ, कैसे शेयर होता है? पहला लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाले। दूसरा एग्जीक्यूटिव, कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने वाले। और आखिरी जुडिशरी, जो कानून सरकार ने बनाया है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट देने का काम है जुडिशरी का, यानी ये पनिशमेंट देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मजाक पे तुम्हें ये समझा दिया कि देखो आज के समय में पावर शेयरिंग होता है और इसी पावर शेयरिंग को इस चैप्टर पे 2 एग्जांपल्स के साथ डिटेल पे बताया गया है। बेल्जियम का एग्जांपल और श्रीलंका का एग्जांपल। पहले देखते हैं बेल्जियम में किस तरीके का लोग पावर शेयर करते हैं नहीं करते। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम का बाउंड्री शेयर होता है फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से और लक्समबर्ग से। एरिया वाइज देखो तो भाई बेल्जियम बहुत छोटा है। हमारे हरियाणा स्टेट जो है उसके साइज का होगा कुछ। ये तो एक ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें बताया बेल्जियम के बारे में, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। बट हमें जानना है यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन को। अब एथनिक ग्रुप्स क्या ये जानो पहले। ऐसे लोग जिनका कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज या हिस्ट्री होता है सेम वाला ना, वो होते हैं एक एथनिक ग्रुप का पार्ट। अब एक कंट्री के अंदर पे अलग अलग एथनिक ग्रुप हो सकता है। जो बात रहा बेल्जियम का, तो यहाँ पे तुम कह लो 3 एथनिक ग्रुप है। अगर तुम मैप के हिसाब से देखो तो जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं फ्लेमिश रीजन, यहाँ में बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% पॉपुलेशन रहता है और ये जो 59% पॉपुलेशन है वो बोलता है डच लैंग्वेज। अब नीचे आ जाओ, इस रीजन को कहते हैं वलेनिया रीजन। अब यहाँ में इस कंट्री का 40% पॉपुलेशन रहता है और ये पॉपुलेशन बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज और जो बचा हुआ आखिरी 1% है वो बोलता है जर्मन लैंग्वेज। अब ये तो बात रहा पूरे बेल्जियम का, बट कैपिटल का हालत ना थोड़ा अलग है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स। अब इस कैपिटल के अंदर पे 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज और बस 20% लोग बोलते हैं डच लैंग्वेज। तुम देखो यहाँ पे एक बड़ा मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस आ रहा है। अगर तुम ऐसे कंट्री को देखो तो वहाँ पे डच लोग बोलने वाले ज्यादा है, ऑलमोस्ट 59%, बट कैपिटल के अंदर पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80%। अब देखो जब भी ऐसा होता है ना मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला सीन, तो लड़ाई होता है। दोनों एक दूसरे को लेके इनसिक्योर होते हैं और जब लोग इनसिक्योर होते हैं भाई वाह भाई शांति कहाँ होगा, चाहे रिलेशनशिप हो या सिचुएशनशिप हो या पावर शेयरिंग एंड ऑल जो भी है। तो अब देखना हमें कि बेल्जियम के अंदर पे दिक्कत क्या था। वैसे दिक्कत से याद आया मुझे, इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा यार। हम सिंगल समाजों का दिक्कत, लाइक लिटरली जिसके पास बंदिया या बंदा है 2-3 लेके बैठा हुआ है और कुछ मेरे जैसे सिंगल लोग जो सालों से सिंगल ही है। अब सोच रहा हूँ कि सिंगल समाज का प्रेसिडेंट बन जाओ और इलेक्शन लड़ लूं और अगले इलेक्शन पे से एक मुद्दा बना दो। क्या कहते हो तुम? खैर जोक से पार्ट, मुद्दे पे आते हैं। क्या दिक्कत था बेल्जियम के अंदर पे? जैसे मैंने बताया जो माइनॉरिटी था फ्रेंच बोलने वाले लोग, वो बहुत ही ना अमीर थे, पावरफुल थे। अब इस वजह से क्या होता है देश के अंदर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है या एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो अमीर लोग ले जाते हैं। जो गरीब लोग थे, स्पेशली जो डच बोलने वाले लोग थे, उन्हें हर एक बेनिफिट लेट मिलता था। अब देखो अगर तुम किसी के गांड में उंगली करोगे, उसे चुल मचाओगे तो भाई वो तो तुम्हें दिक्कत देगा ना। कंट्री के अंदर पे डच बोलने वाले लोग थे मेजोरिटी पे, बट मजे ले रहे थे माइनॉरिटीज, तो टेंशन बनता है। इससे लोग एक दूसरे के और झगड़ते हैं और ये जो टेंशन है बिटवीन 2 कम्युनिटीज ये चलता है 1950s से लेके 60s तक। और ये टेंशन जो कैपिटल था ब्रसेल्स वहां पे बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब देखो अगर इंडिया के अंदर पे ऐसे 2 कम्युनिटीज झगड़ा करते हैं तो हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस उनका फायदा उठाते और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। बट ये यूरोप का बात कर रहे हैं, बेल्जियम का बात कर रहे हैं। लीडर समझदार थे बेल्जियम के, उन्होंने अपने कंट्री के अंदर में जो रीजनल डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसे समझा कि हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा चाहे हम जितने भी डिफरेंट हो। तो उन्होंने 1970 से 1993 तक 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, ये इंश्योर करने के लिए कि भैया जो भी डिफरेंसेस है वो खत्म हो जाए, कंट्री में जो लोग हैं वो पीसफुली रह पाए एक दूसरे के साथ। अब तुम्हें और मुझे देखना ये कि भैया इन अच्छे मानुषों ने क्या ऐसा कर दिया कि जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो गया और लोग वहाँ के पीसफुली रहने लगे। पहला चेंज जो उन्होंने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पे डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स थे ना वो बराबर कर दिया। जितने फ्रेंच बोलने वाले होंगे उतने ही डच बोलने वाले मिनिस्टर सेंटर के अंदर पे होगा। और अगर कोई स्पेशल कानून बनाया गया ना कंट्री के अंदर पे, तो वहां पे दोनों ही अलग अलग जो कम्युनिटीज का मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा। कोई अकेला कम्युनिटी उस कानून को पास नहीं कर पाएगा। दोनों लैंग्वेज जो डच एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनका मेजॉरिटी होना पड़ेगा। तीसरा चीज, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो 2 रीजन था, वलेनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का सेटअप किया और जो सेंटर का पावर है उन्हें भी थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांट दिया। फिर जो बेल्जियम का कैपिटल था ब्रसेल्स, वहां पे एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया जहां में भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज का, उन्हें बराबर कर दिया गया कि यहाँ में भी क्या होगा, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले बराबर होगा। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने किया, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा
अलावा उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ सीन ऐसा है कि इनके पास पावर है, अगर कोई भी दिक्कत होता है कंट्री के अंदर पे कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड, तो ये दिक्कत कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगा। अब ये सारे चेंजेस के बाद बेल्जियम हमारा बहुत ही पीसफुली रहने लग गया। सिर्फ पीसफुली ही नहीं भाई साहब, वो तो सिंबल ऑफ पीस बन गया। जब यूरोप के अंदर पे यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि हम बनाएंगे एक यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो बेल्जियम का कैपिटल जो ब्रिसल है इसी ठहरा दिया कि भाई यहाँ तो लोग चंगे चंगे है, पीसफुल रहता है, तो हमारा जो है हेडक्वार्टर भी हम यही रख देते हैं। अब ये तो था बेल्जियम का स्टोरी कि कैसे उन्होंने आपस में अपने पावर को शेयर किया। अब बात करते हैं श्रीलंका का। जब भी श्रीलंका का नाम आता है ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही गाना बज रहा होता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब देखो यार, नहीं रहता यार, मेरे घर के खिड़की के सामने तो नहीं रहता, और शायद यही वजह से मैं आज तक सिंगल हूँ। नहीं, सही में बता रहा हूँ। तुम सोचो कितना अच्छा होता, सामने वाली खिड़की होती और एक चांद सा मुखरा होता, उसे देख के आंखें मारता, छत पे जाके पतंग उड़ाता, उससे आंखें लड़ाता। माम लाइफ कितना सेट होता है यार। सही बात है। क्या टॉपिक पे आता हूँ। श्रीलंका, हाँ, एक आइलैंड नेशन जिसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है, और जोग्राफिकली देखो तो हमारा हरियाणा स्टेट के साइज का ही है। एथनिक कॉम्पोजिशन का बात करूँ तो इस कंट्री के अंदर पे 74% लोग बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज, और ये सारे के सारे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। 18% लोग बोलते हैं तमिल लैंग्वेज को, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही है। इसमें भी जो है 13% श्रीलंकन तमिल्स है, और 5% इंडियन तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में आए हुए हैं, और 7% ऐसे लोग जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला और तमिल, और मोस्टली ये क्रिश्चियन लोग हैं। ये होता है एथनिक कंपोजिशन। बट श्रीलंका के अंदर में दिक्कत क्या था? दिक्कत था मेजोरिटेरियनिज्म का। बड़ा मुश्किल से मैंने ये प्रोनाउंस किया है, इसके लिए एक ताली तो बनता है यार मेरे लिए। मतलब क्या ही है ये, कुछ तो है। देखो मैं पहले बताता हूँ ये क्या है। एक कंट्री के अंदर पे ना जो मेजोरिटी होता है, वो जब कंट्री को कंट्रोल करने लगता है, उसके हिसाब से सब कुछ चलने लगता है। माइनॉरिटी जो उस कंट्री पे है उसे इग्नोर किया जाता है, उसे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तब उस कंडीशन को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब मेजोरिटी क्या चलेगा भाई। अब श्रीलंका के साथ सीन ये था कि 1948 को तो उन्हें आज़ादी मिल गया था। आज़ादी मिलने के बाद वहाँ बनता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के साथ तो बिल्कुल नहीं चल रहा था। एक डेमोक्रेसी के अंदर पे सबको इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे ना, उन्हें गवर्नमेंट फेवर कर रहा था। 3 ऐसे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया जिससे सीधा सीधा दिखता है कि गवर्नमेंट सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को फेवर कर रहा है। पहला चीज, 1956 को एक कानून पास करा गया जिसके बाद सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज, वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनता है। यानी सीधा सीधा बात है, तमिल को इग्नोर करा जा रहा है। खैर, उनका लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। तुम मुझे बताओ कि इंडिया का कितना सारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुझे पता है तुम बताओगे, अगर नहीं बता रहे ना तो तुम जान लो एक बात इस चैनल के बारे में। आज तक जो भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, वो सिंगल ही मरा है। तो तुम अगर नहीं चाहते सिंगल मरना, अब तो देख लो यार, सिंगल बाबा का श्राप अगर नहीं लगना है तो दे दो जवाब, देख लो, तुम्हारा मर्जी है। खैर, दूसरा, गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे पॉलिसीज को बनाया जो कि सीधा सीधा फेवर कर रहा था सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटीज पे एडमिशन हो, फेवर उन्हें किया जाता था। और आखिरी चीज, जो नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कंट्री का, वो सीधा सीधा प्रॉमिस कर रहा था ये बात कि हम बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। अब तुम लॉजिक लगाओ, बुद्धिज्म किसका रिलीजन था? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का। तो तुमने देखा कि 3 ऐसे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया जो दिखा रहा है ये चीज कि गवर्नमेंट यार थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब तमिल बोलने वाले लोग अंधे तो थे नहीं, उन्हें दिख रहा था कि उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रिलीजन को इग्नोर करा जा रहा है, और सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो दिक्कत तो आएगा यार, तुम मासूम इंसानों को छेड़ोगे तो वो तो भड़केंगे ना यार। तो यहाँ पे अब कन्फ्लिक्ट शुरू होता है सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच। कन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास। कैसा होता है कन्फ्लिक्ट? देखो, श्रीलंका के जितने तमिल थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाया जो कि स्ट्रगल करेगा 3 चीजों के लिए। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, दूसरा रीजनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये देखो, सीधा सीधा दिख रहा था, गवर्नमेंट सीधा सीधा फेवर कर रहा था सिन्हालास को। तो तमिल जितने भी लोग थे जो एरियाज पे रहते थे, उन्हें ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी इन द सेंस, हम खुद से अपने आप को गवर्न करेंगे, हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है। और तीसरा चीज, जॉब्स के मैटर पे, एजुकेशन के मैटर पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बट तुम्हें पता है गवर्नमेंट तमिल्स का नहीं सुनने वाला था। तो जैसे हमारी मम्मी हमारा ट्रिप पे जाने वाला प्लान को रिजेक्ट करते हैं ना, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया यार। ट्रिप से याद आया, रिसेंटली गोवा जाने वाला था मैं, हाँ, अपने दोस्तों के साथ जाने वाला था। बस वो चले गए, मैं जाने वाला था, मैं सही में जाने वाला था। हाँ, मैं जाने वाला था। फाइन, जाऊँगा एक दिन, इतना पैसा कमा लूँगा ना सारा, मम्मी को बताऊँगा नहीं, सीधा चला जाऊँगा और 6,000 रुपया अपना काम बन जाएगा। खैर,
अब जब डिमांड को रिजेक्ट किया तो 1980s का जो समय था ना, यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, स्पेशली तमिल लोग जो थे उन्होंने बनाया और डिमांड उठाई, बहुत खतरनाक डिमांड, एक सेपरेट कंट्री बनने का डिमांड कि हमें श्रीलंका के साथ रहना ही नहीं, हम अपना नया कंट्री बना रहे हैं, तमिल इलम उस कंट्री का नाम, ऐसा कुछ होगा। मोस्टली जो देखो श्रीलंका का नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न पार्ट है ना, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जो है तमिल लोग थे, इस पार्ट को कहा गया कि ये तमिल इलम बनेगा, यानी हमारा एक कंट्री बनेगा। अब देखो, अगर तुम्हें गवर्नमेंट पसंद नहीं आता है, लोग पसंद नहीं आता, लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, प्रोटेस्ट करो, जो करना है करो, बट अगर तुम कंट्री को तोड़ने के बारे में बात करते हो तो भाई लड़ाई होगा, सिविल वॉर होगा, और सिविल वॉर होता है। अगर तुम्हें नहीं पता सिविल वॉर क्या है, तो जब दो ग्रुप्स के बीच वायलेंस भाई साहब घनघोर होता है, लाखों लोग मरते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन, कंट्री के अंदर पे आपस में अपने लोग लड़ने मरने लगते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो अब ऑप्शन था नहीं, श्रीलंका के अंदर भी होता है सिविल वॉर, हजारों लोग मारे गए, कई लोग अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, अपना कंट्री छोड़ के भागना पड़ा, कई लोगों ने अपना जिंदगी खोया, और आखिर में 2009 को ये सिविल वॉर खत्म होता है। क्या फायदा हुआ इस लड़ाई का? कुछ नहीं। तो इन दोनों स्टोरीज से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है? बेल्जियम ने अपना जो भी डिफरेंसेस को समझा तो उन्होंने पावर को शेयर कर लिया, वहीं पे श्रीलंका ने अपना डिफरेंसेस को नहीं समझा और लड़ाई किया, यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म जो भी है वो सीन रहता है, लड़ाई होता है, लोग मरते हैं एंड चीजें बद से बदतर होता है। अब तुमने ये दोनों एग्जाम्पल के साथ ये तो समझ लिया कि अगर एक कंट्री को चिल रहना है, वहाँ के लोगों को चिल रहना है, तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है यार। ये एक सवाल आ रहा है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों करना चाहिए, क्यों डिजायरेबल है? वो दो रीजन है, देखो, एक है पोटेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। पोटेंशियल रीजन यानी कि लॉजिकली सोच के देखो, पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए? जब तुम पावर शेयरिंग करते हो तो सोशल ग्रुप्स के बीच लड़ाई नहीं होती है, कंट्री के अंदर पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो बना रहता है और कंट्री में यूनिटी जो है वो बरकरार रहता है। अब मॉरली सोचो, पावर शेयरिंग करेंगे तो वो क्या होता है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, एंड जब पावर शेयरिंग होता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तो इसलिए हमें करना चाहिए। आखिरी टॉपिक इसके बाद, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने तुम्हें बताया कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग करने का क्या फायदा होता है। अब कितने तरीके का होता है ये पावर शेयरिंग? पहला तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल नाम से समझ आ रहा है, पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स पे तुम बांट दोगे, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये जो सिस्टम इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। यहाँ पे तीनों ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को बराबर पावर दिया गया है, अगर कोई बकचोदी करने की कोशिश करता है तो दूसरा सुधार देता है उसे। एंड देन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ क्या होता है, पावर जो है गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल पे दिया जाता है, जैसे कि स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और लोकल लेवल पे। और ये जो सीन है ना पावर शेयरिंग, कैसे कहता है, फेडरल सिस्टम। एंड देन थर्ड, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच जो तुम पावर बांटते हो तब कैसा होता है। ये तो तुम समझ गए कि पावर को हम अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में बांट सकते हैं। स्पेशली जब हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था, इससे हमें समझ आया था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ बनाया गया था, जो कि कल्चर, लैंग्वेज को लेके मतलब जो भी इशू होगा उसे डील करेगा। एंड इंडिया का एग्जांपल लूँ तो देखो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर पे, जहाँ पे वुमेन्स और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, लाइक SC, OBC, ST, इन्हें भी मतलब स्पेशल पावर दिया गया है, ताकि ये भी मतलब ऐसा ना फील करे कि भैया हमारे साथ तो गलत हो रहा है। पावर सबको बराबर बांटा गया है, सिंपल सा लॉजिक है यार। पावर शेयरिंग मतलब पावर को ऐसे बांटो कि सब संतुष्ट रहे, लाइक तुम पावर नहीं बांट रहे, गुरुद्वारे का भंडारा बट रहा हो यार, मतलब सब कुछ है। और आखिरी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। देखो यार, पावर को ना तुम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, प्रेशर ग्रुप के बीच और अलग अलग आंदोलन, मूवमेंट के बीच भी तुम शेयर कर सकते हो। लाइक स्पेशली इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया के अंदर पे देखने मिलता है कॉलिजन गवर्नमेंट का। इस साल देखो इलेक्शन पे बीजेपी जीता नहीं, इस बार एक कॉलिजन गवर्नमेंट बना, यानी कि कई सारे पार्टीज इकट्ठा मिलके सरकार बनाया। लीड तो बीजेपी कर रहा है, बट इसके अलावा कई और पार्टीज भी है, लाइक अगर उनका बात मोदी नहीं सुनता है तो फिर सरकार को दिक्कत होगा। यानी कि उन्होंने आपस में ही पावर शेयर किया ताकि वो कंट्री को चला पाए। इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर पे अलग अलग NGOs, ट्रेड यूनियंस भी होते हैं, जो कि लाइक गवर्नमेंट का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एंड ऑल। तो या पावर इस तरीके से शेयर होता है। तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया ही होते होगे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म के ऊपर। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि फेडरलिज्म क्या है। तो देखो, फेडरलिज्म कुछ नहीं है, फेडरलिज्म है बवासीर। देखो मजाक छोड़ते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है जब तुम गवर्नमेंट का पावर को बांट देते हो, शेयर करते हो ना, तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। अब नॉर्मली ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होता है, बट अगर कंट्री हो बहुत बड़ा, लोग बहुत ज्यादा, तो वहां तुम थर्ड लेवल बनाते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि लोकल प्रॉब्लम के लिए चाहिए लोकल सोल्यूशन, और वो है लोकल लेवल पे तुम्हें गवर्नमेंट बनाओगे, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी जो भी, और वो लोकल लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसी को कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ऊपर से नीचे पावर शेयर हो रहा है। बाकी लोकल प्रॉब्लम से याद आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यार ये है कि हम सिंगल क्यों है यार। कोई इसका इलाज ढूंढो। मतलब क्या बीमारी है ये देश पे चल रहा है? छपरियों के पास लौंडिया है, बट हमारे पास नहीं है। खैर, बढ़ते अगले सवाल की ओर।
फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पर हमने क्या है, पावर शेयरिंग। अब इसका क्या क्या फीचर्स है, कैसे तुम कह सकते हो कि कोई गवर्नमेंट फेडरलिज्म का आइडिया को फॉलो कर रहा है, यानी कि पावर शेयर कर रहा है। बहुत आसान है, पहले देखो कि उस कंट्री के अंदर पे या उस जगह के अंदर पे क्या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अगर है तो ठीक है, वो फेडरलिज्म वाला आइडिया फॉलो कर रहा है। दूसरा चीज, फेडरलिज्म के अंदर पे जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है उनको अपना पावर बांटा हुआ अच्छी तरीके से, जिसे तुम बुकिश लैंग्वेज में कहते हो जुरिस्डिक्शन, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल। कौन क्या कंट्रोल कर रहा है सब कुछ स्पेसिफाइड है। और इसी से आता है तीसरा पॉइंट, जो जुरिस्डिक्शन यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल हर एक लेवल को दिया गया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे स्पेसिफाइड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या काम करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बता रहा है कि इसके पास क्या पावर है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे कोई बदलाव करना है तो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं कर पाएगा। चेंजेस के लिए दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर स्टेट और सेंटर है तो उनका यहाँ पे कंसेंट यानी कि मतलब सहमति होना पड़ेगा। और अगर मान लो कि इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो गया ना, मतलब पंगा हो गया ना, तो इसे सॉल्व करेगा जुडिशरी यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फेडरलिज्म के अंदर में सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पावर के साथ साथ ना इन्होंने पैसे को भी बांटा है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे। वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे कि किसको कितना मिलना है, नहीं मिलना है। और आखिरी पॉइंट, अगर कोई कंट्री या फिर कोई फेडरल सिस्टम है उसका 2 ही ऑब्जेक्टिव होता है। पहला चीज सेफगार्ड और प्रमोट करेगा कंट्री के यूनिटी को, और दूसरा कंट्री के अंदर में जो अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी है उससे साथ लेके चलेगा, यानी कि एकोमोडेट करेगा। अब देखो यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करा और तुमने भी सुना। अब एंट्री होता है विलन का। क्या है, फेडरलिज्म है तो उसे टक्कर देने आता है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो अब हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस। पहले मैं बता दूं 2 शब्दों में, यूनिटरी मतलब पावर शेयर नहीं करेगा और फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो पावर शेयर करेगा। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रहा है, हम तो फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और भाई तू क्या पढ़ा रहा है ये फेडरल गवर्नमेंट, तो देखो जो कंट्री फेडरलिज्म का आइडिया को फॉलो करता है वही हुआ ना फेडरल गवर्नमेंट। तो बात एक ही है, अगर कोई पावर शेयर कर रहा है तो वो फेडरल गवर्नमेंट, और पावर शेयर नहीं कर रहा है तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट। अच्छा, पावर शेयर नहीं करने से मुझे याद आया मेरे हरामी दोस्त के बारे में जो कभी टिफिन शेयर नहीं करता था। मुझे लगता है तुम्हारा भी कोई एक ऐसा दोस्त तो होगा जो पूरे स्कूल टाइम में तुम्हारे साथ रहा, अच्छी तरीके से बातें भी करा, बट यार टिफिन के टाइम में उसे मतलब अलग चुल मचता है। नहीं, वो किसी शेयर नहीं करेगा, पता नहीं क्यों। शायद उसने अपने माँ की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया कि देखो बेटा बहुत महंगा है, किसी से बांटना मत, अकेले खाना। और हमने तो अपने माँ के इस बात को मजाक में लिया और तुम्हें पता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जबकि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे 2 या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा पॉइंट, यूनिटरी में पावर जो होता है सेंटर के पास ही रहता है पूरा, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पावर जो है अलग अलग लेवल पे शेयर होता है और सबके पास अपना अपना पावर होता है। इसी का अगर तुम एग्जांपल का बात करो तो यूनिटरी का एग्जांपल है बहुत ही अच्छा इंग्लैंड एंड फ्रांस, और फेडरल का एग्जांपल बहुत ही अच्छा है इंडिया और यूएसए। अब यार मैंने तुम्हें फेडरलिज्म से रूबरू करवा दिया और फेडरलिज्म का जो सौतन है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उससे भी मिलवा दिया। अब मैं मिलवाता हूँ फेडरलिज्म के भाइयों से। 2 भाई है, यानी मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ फेडरलिज्म का। एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, कम आते अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट और बनाता है एक बहुत ही बड़ा यूनिट। अब क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट इकट्ठा आके कंट्री या एक यूनिट बनाता है, तो यहाँ पे हर एक स्टेट के पास बराबर पावर रहता है। एग्जाम्पल का बात करूँ तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब तुम्हें पता है ये चीज, चाहे कंट्री कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो कंट्री को मेनली चलाता है, बट ये जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में सेंटर के पास और स्टेट्स के पास बराबर पावर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्टेट ना होता तो सेंटर भी नहीं होता, उन्होंने ही तो मिलके ये बड़ा सा कंट्री बनाया, तो स्टेट और सेंटर के पास बराबर पावर होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि बनाई है, जो इस आइडिया पे अलग अलग स्टेट्स मिलके आए और बना दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं दूसरे भाई का, जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। पकड़ के रखा भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा सा कंट्री होता है जहाँ पे सेंटर ने स्टेट के बीच पावर को बांट दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो पावर होता है वो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि यहाँ पे सेंटर के पास थोड़ा ज्यादा पावर रहता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के भी और 2 एग्जाम्पल जो लेना, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। मैंने तुम्हें फेडरलिज्म से रूबरू करवाया, उसके दुश्मन से मिलवाया, उसके भाइयों से मिलवाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो कैसे है, ये बताओ। तो देखो, मैं पहले ही बता दूं तुम्हें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। जब हमारा कंट्री बन रहा था ना, तब अलग अलग प्रिंसली स्टेट जो राजा के द्वारा कंट्रोल पे था वो हमारे साथ मर्ज हो रहा था, एंड जिस वजह से हमारा नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पड़ा वो है यूनियन ऑफ स्टेट। अलग अलग जो है राजाओं ने मिलके साथ दिया और फिर एक कंट्री बना।
बट इसका कहीं भी ऐसा मतलब नहीं कि हमने फेडरलिज्म का आइडिया को नहीं अपनाया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बट हमारा देश चलता है फेडरलिज्म के आइडिया से ही। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए 5 ऐसा पॉइंट जो तुम्हें याद रखना चाहिए और सीबीसी वाले चच्चा के मुंह पे फेंक देना चाहिए अगर एग्जाम में पूछे तो। पहला पॉइंट देखो, इंडिया के अंदर पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मोदी जी चला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपना अपना होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी, जिससे मैं अब डर रहा हूँ बहुत। हाँ, उसके बाद आता है तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोकल लेवल पे, जो कि मेनली है पंचायत और म्यूनसिपालिटी। अब इसके बाद मैंने बताया था कि हर एक लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है ना, उसका पावर क्या होगा नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है और इस चीज को कहते हैं जुरिस्डिक्शन। फिर तीसरा चीज ये है कि हमारा इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का पार्ट है। यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट के मुकाबले। तो फिर 4th पॉइंट, अगर तुम्हें मान लो कोई चीज दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशन से और तुमने उसे बदलने का सोचा है, तो ये एक ही तरीके से हो सकता है। पहला चीज, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पे 2/3 का मेजोरिटी चाहिए वोट, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, उसका आधा स्टेट जो भी तुम चेंजेस लाना चाहते हो उसके लिए एग्री होना पड़ेगा, तब जाके तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे बदलाव कर सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कहानी का लुब्बे लुब्बा सी है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बदलना और अपने लिए एक ढंग की बंदी पटाना, दोनों ही नामुमकिन है यार। आखिरी चीज, अगर मान लो स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लाइक अभी देखो तुम देख रहे हो, हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर पे कोई डिस्प्यूट हो जाए। अब ऐसे में डिसीजन लेना और चीजों को सॉल्व करने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। माने जो भी वो कहेंगे वो चुपचाप सुनना पड़ेगा, सेंटर को भी और स्टेट को भी। अब देखो भाइयों, मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे इंडिया के अंदर में जो है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर कितना देना है नहीं देना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे लिखा हुआ है। यानी कि जो जुरिस्डिक्शन है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे है। अब कहाँ है, कैसे है, नहीं है, उसका सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ लिस्ट है जो कि हमें देखना है। पहला है यूनियन लिस्ट। अब यहाँ पे जो भी चीजें आते हैं ना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। तो ऐसे चीजों पे कानून बनाना, क्या जो भी काम करना, वो सेंटर करेगा। स्पेशली मैं एग्जांपल का बात करूँ तो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें। अब उसके बाद आता है एक दूसरा लिस्ट जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। अब नाम से समझ आ रहा है ये स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ जो कानून बनेगा वो भी स्टेट बनाएगा। और एग्जांपल पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब इसके बाद इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी चीजें आता है जो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ कानून भी दोनों मिलके ही बनाते हैं। लाइक एजुकेशन देखो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सारी चीजें है। अब इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी बच गया ना, उसे एक 4th लिस्ट में डाला गया, रेसिड्यूरी लिस्ट। मतलब आसान भाषा में बोलूँ ना तो इसके अंदर भी वो चीज है जो इन तीनों में नहीं है यार। तो वो खूबी जो मुझ में है तुम तीनों में नहीं है। हाँ बाबा, मैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे सेंटर ही कानून बनाएगा। और एग्जाम्पल लाइक देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तुमने देखा किस तरीके से हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अपना अपना पावर बांटा हुआ है लिस्ट के हिसाब से। सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट है, स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है, और दोनों को मिलकर काम करने के लिए भी एक लिस्ट है, और सेंटर के लिए एक अलग से लिस्ट है जो कि अनोखा है, थोड़ा अलग है। अब इसके बाद देखो एक चीज देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इंडिया ना होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का पार्ट है। सेंटर के पास ज्यादा पावर है और स्टेट की बीच पावर जो है बराबर नहीं बटा हुआ है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। अब देखो इसके कुछ कारण है, ऐसे किसी को मैंने ज्यादा पावर किसी को कम नहीं दे दिया। लाइक मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के अंदर में कुछ स्टेट है जिन्हें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। अब ऐसा क्यों किया, इनके साथ क्या क्या जरूरत है स्पेशल स्टेटस देने का। देखो आर्टिकल 371 ये एक स्पेशल स्टेटस दे रहा है इन सारे स्टेट्स को कि बाहर का कोई आदमी आके यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता। अब ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा सके, उनका जो कल्चर है, रहने सहने का जो तरीका है उसे प्रोटेक्ट करा जा सके। मोस्टली तुम जानते हो, अगर तुम आए हो नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कल्चर रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो यूनिकनेस को बरकरार रखने के लिए ऐसा करा गया। अब इसके बाद देखो और एक चीज है, यूनियन टेरिटरी। नाम तो सुना होगा तुमने, बता दो यार, सुना है तो कितना इंडिया के अंदर भी यूनियन टेरिटरीज है। जो बता रहे हो देखो वो तो ठीक है, जो नहीं बता रहे ना भाई देख लो, बाबा बंगाली का श्राप लग गया तुमको, सिंगल मरोगे। जो पूछता है उसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट्स, चलो यार तुम बताओ। खैर देखो क्या है ये तो मैं बता ही सकता हूँ। जो यूनियन टेरिटरीज होता है ना, वो ऐसा एरिया होता है जो बहुत छोटा होता है, वो स्टेट नहीं बन सकता, बट ये ऐसा भी नहीं किसी स्टेट के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसका अपना एक यूनिकनेस है। तो यहाँ पे ऐसा सीन चलता है कि चलो यार तुम ना ही स्टेट ना ही कुछ भी, तुम कुछ बीच का रह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होगा वो संभालेगा। एक गवर्नर को अपॉइंट करा जाता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरा जो यूनियन टेरिटरीज को चलाता है।
अगला टॉपिक है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया के अंदर पे फेडरलिज्म को लेके, जब हमने फेडरलिज्म का आइडिया इंडिया में अप्लाई किया। तो कुल मिला के देखो 4 पॉइंट है जिसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। अभी मैं ऐसे पॉइंट्स को बता रहा हूँ। पहला चीज है क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट। जब फेडरलिज्म का आइडिया हमने लाया तो इससे स्टेट बना लैंग्वेज के आधार पे। दूसरा चीज जो हमारा लैंग्वेज पॉलिसी है इसे बनाने में बहुत दिक्कतें आए। तीसरा चीज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन एंड आखिरी डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन चारों ही पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। इतना छोटा नहीं है बट है भाई, चैलेंजेस था बट हमने इसे कैसे पार किया वो देखना है। नंबर 1 बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट। अगर डेफिनेशन का बात करो तो लैंग्विस्टिक स्टेट का मतलब है तुम एक जगह बना रहे हो, एक स्टेट बना रहे हो जो कि टोटली उस जगह के लैंग्वेज के बेसिस पे होगा कि वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं तुम उसके हिसाब से उस स्टेट को बना रहे हो। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है यानी कि 1947 से लेके आज तक कई सारे ऐसे नए नए स्टेट बना जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे था। एग्जाम्पल का बात करूं आंध्र प्रदेश पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज के आधार पे बना था और फिर ऐसे बढ़ता रहा ये महाराष्ट्र, हरियाणा। अब अगर सवाल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ऐसा क्या जरूरत था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने का, सिंपल सा जवाब है कि देखो लोग चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट हो जहाँ पे जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में एक साथ रहे। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बना लैंग्विस्टिक स्टेट। अब इसके अलावा इंडिया के अंदर बिना लैंग्वेज के अलावा कल्चर के बेस पे भी, एथनिसिटी के बेस पे भी, ज्योग्राफी के बेस पे भी कुछ स्टेट बने हैं जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो जब ऐसे स्टेट बन रहे थे ना लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे, तो इंडिया के जो नेशनल लीडर्स थे वो डर रहे थे कि भाई साहब अगर ऐसा ही होता रहा तो देश एक दिन टूट जाएगा। बट हुआ इसका एकदम उल्टा। लोग खुश हुए इन चीजों से और लोग और ज्यादा यूनाइटेड फील करने लगे और ये आसानी हुआ कंट्री को चलाने के लिए। अब तुम समझो ना, एक बंगाली को तुम भोजपुरी में समझा रहे हो देश कैसे चलाना है, दिक्कत है ना भाई। तो ऐसा ही है। अब अगर तुम्हें ये समझने में डिफिकल्ट हो रहा है तो मैंने इस 5 पॉइंट पे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करा है, तुम इन पॉइंट को भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर जो कि था लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया का कैसे बना। ये दूसरा चैलेंज था हमारे लिए। एक सिंपल सा बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया। काफी लोगों को ये लगता है कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। यहाँ तक कि मेरा एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ये लेके मतलब अच्छा खासा आर्गुमेंट हो गया था। वो बंदा मानने को तैयार नहीं था कि अरे क्या बात करो, हिंदी सब बोलते हैं, वो तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है। और मैं उसे समझा रहा था कि देखो यार नहीं है, तुम यार प्रिंसिपल हो एक स्कूल के और तुम्हें नहीं पता कि क्लास 10th पे ये चीज दिया हुआ है। अब इस बात से वो बुरा मुझसे भड़क गया। क्या करूं, मुंह पे बात बोलने का आदत है मेरा। खैर, हिंदी और इंग्लिश को हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखा। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कह रहा था कि इंग्लिश को ना हमें ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करेंगे 1965 तक, इसके बाद इसे बंद कर देंगे। बट जो नॉन स्पीकिंग स्टेट्स था इंडिया के अंदर पे, उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश को कंटिन्यू रखो। अब ये जो डिमांड है ये तमिलनाडु के अंदर पे ज्यादा ही कुछ था, वायलेंस तक हो गया था। अब ना चाहते हुए फिर इसे कंटिन्यू कर दिया गया और आज तक इंग्लिश है और तुम पढ़ रहे हो इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश चल रहा है। और चले भी क्यों ना, इंडिया के अंदर पे ओनली 40% लोग ऐसा है जो कह सकते हैं कि मेरा मदर टंग हिंदी है। बाकी इसके अलावा अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है। अब जैसे बंगालियों का बांग्ला है, उसी तरीके से असम का अपना एक लैंग्वेज है, असमीज, हर एक जगह का अपना अपना एक यूनिकनेस है। अब यही यूनिकनेस को कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस। तो अगर इन टोटल कहूँ ना तो इंडिया के अंदर पे हिंदी प्लस 21 रीजनल लैंग्वेजेस है, कुल मिला के 22 रीजनल लैंग्वेजेस है हमारा। और इसे हम एक साथ कहते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे अच्छी तरीके से लिखा गया है कि इंडिया का 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस है। फिर स्टेट को दे दिया गया कि देखो आपका जो भी लैंग्वेजेस होगा, आप जिस लैंग्वेज पे अपने स्टेट को चलाना चाहते हो तुम चला सकते हो। बट कहानी का लुब्बे लुबा सब भी यही है, जरूरी है यार कंट्री का नेशनल लैंग्वेज हो। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी प्रमोट कर रहा है हिंदी को जोरों शोरों से कि बन जाइए एक नेशनल लैंग्वेज। बट देखो, प्रमोट करना और थोपना दोनों अलग अलग चीज है। थोपने का सीन नहीं है, यहाँ पे प्रमोट करा जा रहा है। अगर कभी इन फ्यूचर थोपा जाए तो वो फिर सीन क्रिएट करेगा। बट क्योंकि हम एक फेडरल कंट्री है तो हम थोपते नहीं है, हम बस प्रमोट कर सकते हैं। जब एक ऐसा समय आएगा जब सब समझेंगे इस लैंग्वेज को, तो हो सकता है कि हाँ हम एग्री करें, चलो अपना एक होना चाहिए नेशनल लैंग्वेज। खैर, अब बढ़ते अगले टॉपिक की ओर जो कि है सेंटर और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन है। तो देखो, इंडिया में आजादी के बाद काफी समय तक सेंटर पे और स्टेट पे एक ही पार्टी रूल करता था और वो पार्टी था कांग्रेस पार्टी। अब जब ऐसा होता है ना कि पूरा देश को कोई एक ही पार्टी चला रहा है और मोस्ट ऑफ द स्टेट में वही पार्टी है, तो अगर गलती से कोई स्टेट पे अलग पार्टी आ जाता था, रूल कर लेता था, तो उस पार्टी को तो भाई सब ऐसे अंडरएस्टिमेट करा जाता था, मतलब क्या ही बताऊं मैं। बट ये चीजें 1990s के बाद बदल जाता है, जब इंडिया के अंदर पे कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं होता है जो मेजोरिटी बना सकता है सेंटर के अंदर पे। इसके बाद एक एरा शुरू होता है जिसे कहते हैं एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। सिंपल सा मतलब ये था यहाँ पे कि कोई एक पार्टी नहीं है जो देश को चलाएगा, तो कई सारे रीजनल पार्टीज मिलके आते थे और डिसाइड करते थे चलो मिलके चलाते हैं देश को, क्योंकि
क्योंकि कोई अब एक लीडर तो है नहीं हमारा, तो मिलके काम करना होगा। और इससे शुरू होता है क्या, देखो अब हर एक स्टेट को चाहिए था इज्जत, और उन्हें मिलता भी है। ये जो एरा ऑफ कोलिजन है, इसने एक नया कल्चर का शुरुआत किया, जहां में अब स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर है वो अब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। एक ऑटोनॉमी दे रहा था स्टेट को सेंटर कि चलो यार, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। क्योंकि देखो सेंटर पे जो गवर्नमेंट बना था वो रीजनल पार्टीज का हेल्प से ही बना था, तो अब स्टेट पे तो रीजनल पार्टीज जो है उसे अगर धमकी दोगे तो तुम्हें सेंटर पे दिक्कत होगा, तो सेंटर पे अगर दिक्कत नहीं चाहिए तो स्टेट को इज्जत दो। तो ऐसे ही शुरू होता है सेंटर स्टेट के अच्छे रिलेशन का। और बढ़ते इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। देखो जब भी बात आएगा डिसेंट्रलाइजेशन का, तो ये समझ जाना सेंटर और स्टेट के पास जो पावर है ना, उसे लेके एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, जो कि है लोकल लेवल पे। क्योंकि कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पॉपुलेशन और जमीन भी बहुत ज्यादा है, एरिया भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों ही आम लोगों का जो है प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। लोकल एरियाज को अच्छी तरीके से समझ सकता है लोकल गवर्नमेंट। सिंपली बताओ तो लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट ही दे पाएगा। तो इसके लिए बनाया गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया का आइडिया अच्छा था, बट किसी ने इसे लागू ही नहीं किया। लंबे समय तक ऐसे ही दबे बस्ते पे भरा रहा यह आइडिया, बट 1992 में कुछ बड़े स्टेप लिया गया, जिससे ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया इंडिया में सही ढंग से कह सकते हो तुम लागू हुआ। वो क्या स्टेप था? पहला चीज, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई साहब रेगुलर इलेक्शन करवाओ लोकल एरियाज पे, जो कि पहले नहीं करवाया जाता था। मुझे से कह दिया होगा कराया तो कराया, नहीं कराया तो नहीं कराया, बट अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया भाई, कराना ही पड़ेगा। सेकंड चीज, जो बैकवर्ड क्लासेस है लाइक SC, OBC, ST, इनके लिए रिजर्व सीट रख दिया गया लोकल गवर्नमेंट पे। इसके अलावा जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट्स को रिजर्व करा गया। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे नेशनल लेवल पे अगर कोई इलेक्शन करवाना होता है तो वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब लोकल लेवल पे करवाने के लिए बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका काम होगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन करवाना। और आखिरी चीज, स्टेट को भी ये सीधा सीधा कह दिया गया कि देखो तुम्हारा पावर और तुम्हारा रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट के साथ तुम्हें शेयर करना होगा। तो इसी के साथ डिसेंट्रलाइजेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगा जब ये चेंजेस को लाया गया। अब मैंने तुम्हें समझा दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। मेनली फोकस दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट पे। अब लोकल गवर्नमेंट ना दो तरीके का होता है, एक होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, जिसे कहते हैं पंचायती राज, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। मेनली रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है विलेजेस के लिए, जबकि अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है टाउन्स के लिए। इसका जो हेड होता है वो होता है सरपंच और उसका हेड होता है मेयर। ये तो मैंने तुम्हें टाइप बताया। स्ट्रक्चर का बात करते हैं, कैसे ये जो सिस्टम है ये चलता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो 3 लेवल्स पे ये बटा हुआ है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत बनता है, जहाँ एक गांव होता है बड़ा सा, या फिर 2-3 गांव छोटे छोटे मिलके एक ग्राम पंचायत बनता है, और उसका हेड होता है सरपंच, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट होता है, वो उस गांव को चलाता है। जो भी नियम कानून जो भी होगा उस गांव को उसे बनाएगा। अब इसके एक लेवल ऊपर चले जाओ, ब्लॉक लेवल पे बनता है पंचायत समिति। ये क्या होता है, कुछ गांव मिलते हैं, यानी कि कुछ ग्राम पंचायत मिलते हैं और बनाता है पंचायत समिति। फिर इसके और एक स्टेप ऊपर चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है जिला परिषद। देखो कुछ गांव मिलके बना पंचायत समिति। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे जितने भी गांव है, यानी कि मैं सिंपली बताऊं, सारे के सारे पंचायत समिति एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे जो है वो मिलके बनाता है जिला परिषद। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बड़े बड़े सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और नॉर्मल टाउन्स जो होगा उसके लिए म्युनिसिपैलिटीज होगा। एंड ऐसा जगह जो ना अभी तक गांव है ना शहर है, दोनों के बीच में है, उसके लिए बनाया गया एक टर्म जिसे कहते हैं नगर पंचायत। तो यही था इसका स्ट्रक्चर, और यही पे खत्म होता हमारा ये चैप्टर। तो सबसे पहले यार, ये पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? एक ग्रुप जो इलेक्शन लड़ता है और कोशिश करता है गवर्नमेंट बनाने का, उसी को तुम कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी। कोई हारता है कोई जीतता है वो अलग बात है। हर पार्टी का कोशिश ये रहता है कि चलो यार इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर यार इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में क्या क्या चीजें कॉमन देखा जाता है? तो इन सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में तुम्हें 3 चीजें कॉमन दिखेगा। पहला, कुछ लीडर होगा जो कि पार्टी में क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जिनका सिंपल सा काम ये रहता है जो भी पार्टी का आइडियोलॉजी है वो आम लोगों तक पहुंचाए और बताए कि देखो हमारा पार्टी ऐसा ऐसा चीज़ें तुम लोगों के लिए करना चाहता है, तो वोट यार हमें ही देना। और आखिर में यार फॉलोअर्स, समझ ही रहे हो, जो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है, फंक्शन क्या है इनका? तो देखो पहला फंक्शन है इलेक्शन लड़ता है, सबको पता है। अब जब इलेक्शन लड़ेगा तो गवर्नमेंट भी बनाएगा, जहाँ वो कई तरह के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करता है आम लोगों के लिए, जिससे कि आम लोगों को मदद मिल सके। इसके अलावा यार पॉलिटिकल पार्टीज
कानून भी बनाता है, हम लोगों के लिए ऑब्वियस सा बात है। और आखिरी चीज़ देखो, जो जीत गया ठीक है, और जो हारा है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज ए ऑपोजिशन। क्योंकि देखो जो जीता है उसका गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए हमें ज़रूरी है ऑपोजिशन का। अब देखो इसके बाद ये सवाल सब लोगों का फेवरेट है कि सही में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूरत है, अगर है तो क्यों है, तो जान लेते हैं। मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ना होते तो यार ये डेमोक्रेसी भी नहीं होता। फिर अब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई चाहिए। देखो और भी रीज़न बता रहा हूँ। अब मान लो फिर से पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं है, अब क्या होगा? जब इलेक्शन होगा तो जो भी इलेक्शन लड़ने आया हुआ कैंडिडेट होगा वो अपने लिए लड़ेगा इलेक्शन, इंडिपेंडेंटली। सेल्फिश होगा वो, होगा कि नहीं होगा बताओ? अपने लिए लड़ रहा है ना, इंडिपेंडेंट। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? उस कैंडिडेट का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा है, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंसी से। इसका मतलब यही होगा कि अगर कंट्री की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, सब लोग एक तरीके से नहीं सोचेगा, सब अपने अपने थॉट्स होगा और अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा। और आखिरी चीज़, जब इतना कुछ हो ही रहा होगा तो कौन यार कंट्री के बारे में सोचेगा? सब अपने बारे में सोचेंगे। तो अब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़? चाहिए भाई, ज़रूरी है। और इसी से एक अगला सवाल, रोल ऑफ अपोजिशन। देखो इलेक्शन होने के बाद जो जीतता है वो तो पता है ये गवर्नमेंट बनाता है, 5 साल अपना सिक्योर कर लिया उसने। जो आम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो जाता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब का जिम्मेदारी होता है अपोजिशन पार्टी के ऊपर। देखो अपोजिशन पार्टी ना गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज़ होता है उसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है, बट जेन्युइनली वो गलत होना पड़ेगा तब। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ भी किया और हम तो क्रिटिसाइज ही करेंगे, जैसे इस समय इंडिया में हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, ऑपोजिशन यार क्रिटिसाइज ही करेगा, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन यार पब्लिक के इंटरेस्ट पे है, यानी कि आम लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बट जहाँ तुम्हें दिखे कि यहाँ आम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब तुम्हें आवाज़ उठाना है। यही पहचान होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का। और यार हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का। बात करो तो भाई साहब इंडिया का तो क्या ही बताए भाई। एक है हमारा राहुल गांधी, ऐसा मशीन बनाने का बात कर रहा है, एक तरफ से आलू घुसाओगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बताओ यार। अब तुमने यार इतना तो समझ ही लिया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है। अब सवाल उठता है एक कंट्री के अंदर में कितने पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब मैं अगर बात करूँ चाइना का, जहाँ 1 पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ क्या होता है, एक ही पार्टी के हाथ में पूरा पावर होता है। और ऐसे जो सिस्टम होता है उसे तुम कह सकते हो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फिर अगर हम बात करें यूके और यूएसए का, तो वहाँ चलता है 2 पार्टी सिस्टम, जहाँ यार क्या होगा 2 पार्टीज ही होगा और दोनों ही कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा। और देखो 2 पार्टी सिस्टम का थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होता है। 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आ गया तो बस आ गया, अब अगला साल जब लोगों को ये पसंद नहीं आएगा तो दूसरे पार्टी को बना देगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज करते रहते वो लोग। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया जैसे कंट्रीज़ का, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में कई सारे पार्टियाँ हैं और हर एक पार्टी का जीतने का चांसेस बराबर होता है। बराबर होता है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब इतने सारे पार्टीज है तो लोग भी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, जिसके वजह से कंट्री के अंदर में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं आता है जो कि देश को चला पाए। तो क्या होता है, जो भी पार्टीज होते हैं वो अलायंसेस फॉर्म करते हैं। तो यही पे कॉन्सेप्ट आता है कोलिजन गवर्नमेंट का। यहाँ में क्या होता है कि कई सारे पार्टीज होता है, वो एक ग्रुप बना लेगा और फिर यही मिलके एक गवर्नमेंट बनाएगा। अब यहाँ जो है कंट्री के अंदर में इनस्टेबिलिटी बना रहता है, कोई एक पार्टी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज एक साथ आके गवर्नमेंट बनाता है। और जब ऐसा होता है तो अगर मान लो कोई पार्टी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो साथ साथ गवर्नमेंट गिर जाएगा, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ही बुरा है। देखो इंडिया के साथ तो सीन कुछ ऐसा है, जो हमारे नेहरू जी के समय पे था, तब इंडिया बहुत स्ट्रांग था क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी हुआ करता था नेहरू जी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही पावरफुल भाई साहब। जो भी डिसीजन लेना होगा खुद ही लेंगे, कंट्री अच्छा चल रहा था उस समय। बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पार्टी इमर्ज होता है और कोलिजन एरा शुरू होता है, जिसके बाद यार कंट्री कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा था हमारा। बट फाइनली 2014 एक नया गवर्नमेंट चुन के आता है, जिसके पास बहुत पावर था। अब यार क्या है कि हमें अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो हम आसानी से ले सकते हैं। अब फिर यार बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का।
अब इससे यार मेरा यार ठरकी प्रिंसिपल का याद आ गया मुझे। बताओ क्या कहे उनके बारे में। जब भी यार ऑफिस रूम में जाता था ना मैं, कोई कांड करने के बाद, ऑब्वियस सा बात है, तो भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट का ना माँ बहन हो जाता था। मतलब यार देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफिस में कोई लड़की गई ना, तो उनके साथ तो भाई बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था। बट वही पे अगर कोई लड़का गया ना भाई, उसका इज्जत क्या होता है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट नामक क्या चीज़ भाई, ये शब्द कहाँ से आया है भाई? नहीं होता भाई, कोई ऐसा सेल्फ रेस्पेक्ट नामक कोई चीज़ ही नहीं होता भाई। तुम कुत्ते हो। और भाई प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारे साथ होना है घनघोर बेइज्जती, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वहीं पे लड़कियों को पता नहीं इतने प्यार से क्यों समझाया जाता था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब। देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। खैर यार, इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है बेसिकली, कंट्री के अंदर में इलेक्शन करवाता है। तो जब इलेक्शन करवा रहा होता है ना, तो पार्टीज को वो क्लासीफाई करता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पे, और एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा, और अगर स्टेट पार्टी तो इसके लिए ये चीज़ है। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो अगर तुम्हें नेशनल पार्टी बनना है तो एटलीस्ट 6% सीट्स तुम्हें जीतना पड़ेगा लोकसभा इलेक्शन पे। और अगर मान लो तुम्हारा किस्मत खराब रहता है, तुम नहीं जीत पाते, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि चलो यार तुम 6% सीट्स लोकसभा में नहीं जीत पाए, तो यार तुम्हें एटलीस्ट 4 स्टेट्स में तो 6% सीट्स जीतना ही पड़ेगा। तो ये है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हारा पार्टी एटलीस्ट 4 सीट तो जीते लोकसभा इलेक्शन में। अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो तुम्हें हम नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, और अगर नहीं होता है ना, तो भाई तुम बस भोसड़ी का भाई रुक जा। फिर यार स्टेट पार्टी, जिसे यार हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है यार कहने में, तो तुम लोग भी यार रीजनल पार्टी कहना, और आगे से मैं भी यही कहूँगा। तो जो रीजनल पार्टीज होता है उन्हें एटलीस्ट 6% वोट्स मिलना चाहिए अपने जो स्टेट इलेक्शन में, तब हम उन्हें कहेंगे ये है रीजनल पार्टी। इसके अलावा एटलीस्ट 2 सीट तो जीतो ही भाई इलेक्शन में। अगर एक भी सीट नहीं जीते तुम क्या के पार्टी भाई, बताओ। तो खैर ये तो था पार्टीज़ के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट पार्टी होगा, कौन सा नेशनल पार्टी होगा। बट जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना, वो है नेशनल पार्टीज़। तो इंडिया के अंदर में टोटल 7 नेशनल पार्टीज़ है। तो इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 3 चीज़ें जान लो। जब भी तुम किसी पार्टी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें इन 3 चीज़ों को लिख के आना है। पहला, उस पार्टी का सिंबल क्या है, वो पार्टी कब बना था, और वो पार्टी किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। बस ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखना है, और ये चैप्टर ख़त्म भाई। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। जैसे हम पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिन्हें हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, जिनका यह सिंबल जो है हाथ है, और ये बना था 1885 को। और ये पार्टी प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को और वेलफेयर को। हम लोगों का भला करेंगे और रिलीजन को भी बराबर रेस्पेक्ट देंगे। ये है इस पार्टी का आइडियोलॉजी। इसके बाद इसी पार्टी से ना टूट के और एक पार्टी बनता है जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल है क्लॉक। ये पार्टी कांग्रेस से टूटता है 1999 को। और इस पार्टी का जो विचार है, यानी कि आइडियोलॉजी जो है, वो कुछ ऐसा है कि ये पार्टी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को और गांधीयन सेकुलरिज्म को। देखो, सेकुलरिज्म अलग है, गांधीयन सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। इसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे, बट आज के लिए इतना समझ लो। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सिंबल यार लोटस है। ये बना था 1980 को। तो इस पार्टी का क्या मानना है, ये पार्टी प्रमोट करता है कल्चरल नेशनलिज्म को। सिंपली बोलो तो हिंदुत्व। अब यार तुम मुझे बताओ यार, ये हिंदुत्व क्या चीज़ होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इस टॉपिक पे कितना अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिकल मुद्दा से मत बताना प्लीज़, ये न्यूज़ में देखते हुए चीज़ों को बिल्कुल मत बताना। बढ़ते हम अगले पार्टी की ओर, बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल है एलिफेंट, जो कि बना था 1948 को। और इसका जो मानना है कि देखो, जो बहुजन समाज है, यानी कि दलित, आदिवासी, ओबीसीज, इन लोगों को भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसलिए इस पार्टी को बनाया गया कि हम आवाज़ उठाएंगे इन बहुजन समाज के लिए। तुम ऐसे समझ लो यार, ये पार्टी बना था ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, जो गरीब पिछड़े हुए, समझ रहे हो तुम बात। इसके बाद तुम लोगों को तो पता ही है, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद आता है कम्युनिज्म। तो इसी से इंस्पायर्ड होके इंडिया में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका सिंबल यार अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से है, एयर्स ऑफ द कॉर्न एंड सिकल्स। हिंदी में बोलो तो यार, जो मक्के का वो कुछ होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, इसके साथ साथ अजीब टाइप का चाकू होता है, कुछ होता है भाई, समझ रहे हो।
जो कि बना था 1925 को। और इसका जो बिलीव है कि कम्युनिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। अब देखो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये 1964 को टूट जाता है फिर, और एक नया पार्टी बनता है जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इनका जो सिंबल होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ में यार हैमर, सिकल्स और स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये पार्टी बनता है 1964 को सीपीआई से अलग होके। अब इसके पीछे कहानी है कि कैसे ये अलग हुआ। तो 1962 में चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर, तो ये जो सीपीआई है इसके अंदर में कुछ लोग यार चाइना को सपोर्ट कर रहे थे कि यार जो भी किया ना चाइना ने अटैक करके इंडिया पे, सही किया। तो इसके वजह से यार पार्टी के अंदर ही कुछ सीन क्रिएट होने लग गया। तो फिर बनता है हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कि था प्रो चाइना उस समय। क्या ही बताया इसके बारे में, इंडिया में रह के भाई साहब आप चाइना को सपोर्ट करो, बहुत बढ़िया है। और आप फिर भी नेशनल पार्टी हो इंडिया का। बताओ, चूतिए हम लोग हैं जो ऐसे पार्टी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद बात करता हूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम टीएमसी भी कहते हैं, जिसका सिंबल है फ्लावर और ग्रास, जो कि बना था 1998 को। इनका भी मानना वही है, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये कुछ पार्टीज थे जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, जिसे तुम नेशनल पार्टीज कह सकते हो। इसके अलावा स्टेट पार्टीज है, जैसे कि यार शिवसेना देखो स्टेट पार्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी कई सारे पार्टीज है। तो ये काम मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, सीधा कमेंट पे जाओ और अपने स्टेट पे कौन सा रीजनल पार्टी है वो मुझे तुम बताओगे। अब अगला चीज़ यार कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यानी तुम कह लो चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला देखो, ये पार्टीज कहते तो है कि हमारे बिना तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट सच में बताओ तो इनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ ही लोग पूरा पार्टी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि किसी तरीके से भी डेमोक्रेसी का सिग्नल तो मुझे नहीं दे रहा। इसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमें देखने मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तुम कह लो यार जो ये नेपोटिज्म होता है ना, जहाँ क्या करते हैं हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही डोमिनेट कराते हैं पार्टी में। जो भी पार्टी के अंदर में डिसीजन लिया जाएगा वो यार कुछ फैमिलीज़ के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। बुरा मत मानना यार, जैसे हमारा कांग्रेस जो है ना वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा देखो यार मनी और मसल पावर का भी इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी करते हैं, ये चीज़ सबको पता है। और आखिरी चीज़, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सारे के सारे पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं भाई साहब, सीधी बात है। मतलब देखो, तुम किसी पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हो कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी पे तुम्हें बिलीव है, बट मान लो कि वो इलेक्शन जीतने के लिए अपने आइडियोलॉजी को कहीं और छोड़ के बस पावर के पीछे भागता है, तो ये तो फिर क्या बात हुआ बताओ, तुम पब्लिक को चूतिया ही बना रहे हो। तो जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में, इन सब को सुधारने के लिए इंडिया के अंदर में 3 रिफॉर्म्स लाया गया। पहला यार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जिसके अंदर में एक कानून लाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून में सिंपली इतना लिखा था, अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है एक पार्टी की तरफ से तो फिर वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब जब ये कानून भी काफ़ी नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट कहता है यार चलो हम कुछ करते हैं कार्यक्रम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपना ऑर्डर लेके आता है कि आज से ये मैंडेटरी है, सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है कि तुम्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहाँ में तुम डिटेल बताओगे कि तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टीज़ है और तुम्हारे ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तुम कितने बड़े झंडू हो। वरना यार पोस्टर पे तो सभी कूल दिखते हैं, रियलिटी क्या है वो तो ऐसे ही पता चलेगा ना। और जब ये भी कम लग रहा था तो फिर हमारा इलेक्शन कमीशन आता है और कहता है हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। जब सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कंपलसरी था कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही इलेक्शन करवाए, मतलब तुम कह सकते हो पार्टी के अंदर में एक तरीके का डेमोक्रेसी लाए और साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, यानी कि कौन कितना कमाता है भाई साहब वो चीज़ हमें आके दिखाओ। मतलब ऐसा ना हो कल तक तो तुम रहते थे बस भाड़े के घर पे और यार इलेक्शन जीतने के 5 साल बाद तुमने यार 100 बीघा ज़मीन खरीद लिया। अब देखो ये जो 3 रिफॉर्म्स है ये तो हमने किया, बट हमें और क्या क्या करना चाहिए। हमें यार एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्हें ये कंपलसरी कर दे कि एटलीस्ट कुछ
टिकट जो है वो वुमेन्स को भी दो। और आखिरी चीज़ देखो, इलेक्शन करवाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है, अंधा पैसा खर्चा करता है। अब ये पैसा आता कहाँ से, ये बस वही जानते हैं, और हम भी जानते हैं यार, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं हम, अंदर की बात है बट जानते हैं। चच्चा हमारे विधायक है भाई, सब पता है हमें। तो यार तुम्हें पता है कि जो भी होता है ये गलत है, ऐसा ना हो। इसलिए यार कहा गया ऐसा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जो कि इलेक्शन में हर पार्टी को पैसा देगा कि भाई देखो तुम्हें इलेक्शन पे इतना ही रुपया खर्चा करना है। 1 रुपये पे अगर ज़्यादा खर्चा किया ना भाई तो फिर देख लेना, फिर जो करना है हम करेंगे। फिर हमने डेमोक्रेसी को इसलिए चुना क्योंकि ये देता है हम लोगों के बीच इक्वालिटी, हमें देता है एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, और हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। और मान लो मेरे और तुम्हारे बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है इन फ्यूचर, तो इसे भी आसानी से रिजॉल्व करा जा सकता है। और आखिरी, डेमोक्रेसी अपना ही डिसीजन को करेक्ट कर सकता है। कैसे? मान लो मैंने एक ऐसे इंसान को वोट दिया जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, हो जाता है यार इंसानों से गलती, तो मैं अगले इलेक्शन में इस गलती को सुधार सकता हूँ। और इसी बीच देखो यार, दुनिया के अंदर में 2 तरीके का सोच आता है डेमोक्रेसी को लेके। कुछ लोग तो ऐसे थे जो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो डेमोक्रेसी से बहुत नाराज थे, नाखुश थे। और इन लोगों के बीच शुरू हुआ एक महाभारत, और अगर ये चलता ही रहता तो बहुत बुरा हो सकता था। तो इसीलिए दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट थे वो आए, इकट्ठा मिले, बहुत लंबा डिस्कशन चलता है, और फाइनल कंक्लूजन में ये निकलता है कि भाई साहब, अगर तुम डेमोक्रेसी को चुनते हो तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढ निकाला है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर तुम चुनते हो डेमोक्रेसी तो तुम्हें क्या मिलेगा। बीबी, शायद ना हलवा या बिरयानी मिल सकता है, हमें क्या कहते हो? नहीं, मैं यहाँ बिरयानी हलवा का बात नहीं कर रहा। अगर तुम चुनते हो डेमोक्रेसी को तो इसके 3 आउटकम्स है, पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स एंड सोशल आउटकम्स। देखो, पॉलिटिकली तुम्हें एक ऐसा गवर्नमेंट मिलेगा जो कि अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और लेजिटिमेट होगा। अब ये तीनों है क्या, थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो कोई भी डिसीजन लेता है वो लोगों को ध्यान में रख के ही लेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, परख सकते हैं कि ये डिसीजन सही है या गलत है, और इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। काश यही ट्रांसपेरेंसी हमारे एग्जाम पे होता। मतलब भाई मेरा लिख रहा है, उसने सही लिखा या गलत लिखा उसे मैं देखूंगा, अच्छा उसने सही लिखा तो मैं भी थोड़ा छाप लूंगा उससे। भाई साहब, ट्रांसपेरेंसी ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर यार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो हमारे बातों को सुने, हमारा जो भी डिमांड है उसे सुने और उसे पूरा करे। बट इन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी हमेशा हमारे डिमांड्स को इग्नोर करता है। फिर भी यार मैं तुम्हें कहूँगा कि डेमोक्रेसी को ही चुनना, एटलीस्ट ये नॉन डेमोक्रेसी से तो बेटर ही है। अगर नहीं भी सुनेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जाके, तब तो सुनेंगे ना। तुम यार नॉन डेमोक्रेसी में जाके प्रोटेस्ट करोगे ना, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, तुम जो प्रोटेस्ट करने के लिए झंडा उठाओगे ना हाथ से, वो हाथी काट देंगे साले। फिर यार करते रहना प्रोटेस्ट। फिर यार लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसे हम लोगों ने चुना है, हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि इस गवर्नमेंट में लाखों बुराइयां हैं, ये स्लो है, ये इनइफेक्टिव है, ये हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं है, करप्टेड है, बट फिर भी हमारा है। जैसा भी है, जो भी है, हमारा है। हम जब चाहे इसे हटा सकते हैं, पूरा पावर हमारे हाथों पे है। अगर ये कोई राजा महाराजा होता या सऊदी अरेबिया जैसा सिस्टम चलता तो ये हमारे हाथों में नहीं होता। तो यार ये तो थे पॉलिटिकल आउटकम डेमोक्रेसी को चुनने के। अब देखते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी को चुनते हैं तो हमें इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होता है। तो पहला चीज़ हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो देखो, ऐसा देखा गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्पेशली बोलो तो डिक्टेटरशिप में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ा हाई देखा गया है क्योंकि वहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। और इकोनॉमी में सीन कुछ ऐसा है, अगर डिसीजन जल्दी लिया गया तो वो फ़ायदेमंद रहता है, और अगर डिसीजन लेने में थोड़ा भी देर हुआ, जैसे कि डेमोक्रेसीज में अक्सर होता है, तो इससे इकोनॉमी के लिए इतना फ़ायदा नहीं होता है। बट क्या हम डेमोक्रेसीज को छोड़ के नॉन डेमोक्रेसीज को इसलिए चॉइस करें क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है? नहीं यार,
इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ एक फैक्टर नहीं नाप सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स होता है, जैसे कि पॉपुलेशन, उस कंट्री में कितने रिसोर्सेस है, इस सारी चीज़ों को हम देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके का है। इन चीज़ों को देखने के बाद मैं एक चीज़ तो तुम्हें कह सकता हूँ कि यार डेमोक्रेसी को चॉइस करो, क्योंकि हो सकता है ये डिसीजन सोलो लेता है, बट इसके कई सारे और फायदे, जो फायदे तुम्हें नॉन डेमोक्रेसी में नहीं मिलने वाला, सीधी बात है। फिर जो सवाल आता है कि क्या डेमोक्रेसी रिड्यूस कर सकता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, यानी कि जो हम लोगों के बीच गरीबी है, क्या इसे मिटा सकता है डेमोक्रेसी? तो देखो, डेमोक्रेसी बात करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, ये कहीं में भी बात नहीं करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी का। हमें तो डेमोक्रेसी के अंदर सीधा सीधा देखने मिलता है, जो अमीर होते हैं ना वो और अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते हैं। ये डेमोक्रेसी पे देखने मिलता ही मिलता है, ये चीज़ किसी से छुपा नहीं है। फिर भी यार देखो, डेमोक्रेसी के अंदर में काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, रिजर्वेशन दिया जाता है गरीबों के लिए, जिससे कि हम गरीबों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। देखो, अगर अब तुमने दोनों ही इकोनॉमिक आउटकम्स को देखा तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी कुछ खास हमें दे नहीं रहा है इकोनॉमी के लिए एटलीस्ट। फिर भी डेमोक्रेसी को चुन लो, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं सोशल आउटकम्स की ओर। तो सोशल आउटकम के अंदर में पहला है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट करता है सोशल डाइवर्सिटी को, यानी कि देखो, जो सोसाइटी के बीच अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, लैंग्वेज के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो, किसी भी तरीके के लोग हो, उन लोगों के बीच जो सोशल डिफरेंसेस है ये डेमोक्रेसी नहीं मिटा सकता है, बट उन लोगों को एक साथ जरूर रख सकता है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो भी सोसाइटी के बीच एक टेंशन रहता है ना कि यार तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, तो इस चीज़ों से तो एक टेंशन बनता है, ये चीज़ें रिड्यूस आसानी से करा जा सकता है। देखो, दुनिया में ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ परमानेंटली हमने ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच इसे मिटा दिया हो, बट डेमोक्रेसी बेस्ट है इन सोशल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में। इसलिए तुम इंडिया के अंदर स्पेशली देख पाते हो कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर मिल के रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से। फिर भी देखो यार, अगर तुम्हें लोगों को एक साथ लेके चलना है तो तुम्हें दो कंडीशन को डेमोक्रेसी के अंदर फुलफिल करना ही करना है। देखो, डेमोक्रेसी के कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री को मेजॉरिटी लोग जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से चलाया जाएगा। नहीं यार, हमें माइनॉरिटीज़ को भी साथ में लेके एक जनरल व्यू पॉइंट को तैयार करना है, जो यार हर किसी के भलाई के लिए हो। फिर यार देखो, हाँ, डेमोक्रेसी बात करता है मेजॉरिटी रूल का, कि मेजॉरिटी जो सोचता है वैसा ही होगा, बट यहाँ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी पे था उसके हिसाब से ही चल रहा था सब कुछ। नहीं, हम यहाँ बात करेंगे कि एक कंट्री के मेजॉरिटी लोगों का क्या चॉइस है। तुम एज ए इंडियन सोचो कि एज ए इंडियन हमारा क्या चॉइस है, ना कि एज ए मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू या मुस्लिम जिनका क्या चॉइस है उसे नहीं। एज ए इंडियन हमारा जो भी चॉइस है वो डेमोक्रेटिक चॉइस है, समझ गए? फिर यार सोशल आउटकम के अंदर में आखिरी, डेमोक्रेसी प्रमोट करता है लोगों के बीच डिग्निटी एंड फ्रीडम। अब डिग्निटी से याद आया यार, जब भी क्लास के अंदर में कोई चुतियापा कर रहा होता हूँ ना और टीचर पकड़ लेता है, और पनिशमेंट देना तो ठीक था, पनिशमेंट नहीं यार, तुम्हें यार अपने ही मुंह से अपने ही चुतियापापंथी को बताने कहा जाता है पूरे क्लास को ना, तो भाई साहब सेल्फ रेस्पेक्ट करना कुछ रह नहीं जाता है, क्या ही बताएं। खैर, हमारा तो सेल्फ रेस्पेक्ट सर्फ एक्सेल की तरह धो के चला ही गया। हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी किस तरीके से लोगों का डिग्निटी और फ्रीडम को बचाता है, प्रमोट करता है। देखो, कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी काफ़ी सुपीरियर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से, क्योंकि तुम आज के समय कोई भी तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख लो, वहाँ तुम्हें डिग्निटी एंड फ्रीडम इंडिविजुअल का कहीं देखने नहीं मिलता है, जबकि डेमोक्रेसी में ये दोनों चीज़ एकदम कोर आइडियाज है। इसके बिना तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकता भाई। जैसे हम बात कर लेते हैं वुमेन्स का, डेमोक्रेसी देता है उन्हें डिग्निटी, कैसे? उन्हें इक्वल राइट्स देता है सोसाइटी के अंदर में एज मैन, यानी कि जितना हक लड़कों के लिए है उतना हक लड़कियों के लिए भी होना चाहिए सोसाइटी में, जबकि ये चीज़ तुम्हें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने नहीं मिलेगा। तुम यार एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का ले लो, पता है तुम्हें वुमेन्स का कंडीशन कैसा है, हुआ बताने का कुछ है नहीं यहाँ। फिर यार देखो, इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का एक लंबा हिस्ट्री रहा है, मतलब भाई साहब भयंकर लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ।
मैं बात कर रहा हूँ SC कम्युनिटीज़ के साथ। ये जो कास्ट है ना SC, या फिर तुम ST भी ले लो यहीं पे, इन लोगों के साथ एक लंबा हिस्ट्री था डिस्क्रिमिनेशन का। अब इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमारा डेमोक्रेसी इन लोगों को सोसाइटी के बीच इक्वल स्टेटस देता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि जो भी उनके साथ गलत हुआ इन द पास्ट इसे हम सुधार सके और उन्हें जो एवरेज इंडियन सोसाइटी है उनके साथ मिला के साथ लेके चल सके। क्योंकि हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा ही था कि इक्वालिटी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी, समझ रहे हो बात।